Hindi horror stories. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका और आज रात अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कुछ साए ऐसे होते हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी आपके कमरे से बाहर नहीं जाते। अब चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। और हाँ, लाइट्स बंद कर लीजिए। मैं विजय हूँ, उम्र कोई 45 साल। मैं अल्मोड़ा के पास एक छोटे से सरकारी स्कूल में चपरासी था। स्कूल पुराना था, ब्रिटिश जमाने की इमारत, लकड़ी की खिड़कियां, लंबा बरामदा और सबसे अजीब बात, रात में स्कूल की घंटी अपने आप बजती थी। पहली बार जब सुना तो लगा किसी बच्चे ने शरारत की है, पर रात के 12 बजे कौन बच्चा आएगा। उस रात मैं हॉस्टल में ड्यूटी पर था, बच्चों की देखरेख के लिए। और सच कहूं, मैंने सोचा था कि ये सब बकवास है, लेकिन जब दूसरी रात वही घंटी टुन 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 की आवाज के साथ गूंजी तो मेरी नींद खुली नहीं, उड़ गई। मैंने टॉर्च उठाई, बरामदे में गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी घंटी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी खींचकर हाथ छोड़ा हो। मेरी रीढ़ में इतनी ठंड दौड़ी कि मेरी सांस आवाज बंद कर निकल रही थी। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, हवा से हिल गई होगी, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, भैया देर हो गई है, चलो क्लास में, सर बुला रहे हैं। मैं घूम गया। टॉर्च की रोशनी खाली बरामदे पर पड़ी, कोई नहीं था। लेकिन अब घंटी और तेज बज रही थी, लगातार टुन 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 टुन। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे पर गई। मेरे पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, स्कूल की यूनिफॉर्म और उसका चेहरा मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। मैंने टॉर्च गिराई और भागा। हॉस्टल में पहुंचा तो सारे बच्चे सो रहे थे, पर सबसे डरावनी बात, हॉस्टल के अंदर भी वही घंटी बज रही थी, लेकिन यहां तो घंटी थी ही नहीं। मैं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली, माथे पर पट्टी थी। प्रिंसिपल पास बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, विजय, ये घंटी 5 साल से बंद है। जिस लड़की को तुमने देखा वो भी 5 साल पहले इसी बरामदे में मिली थी, गर्दन टूटी हुई। उस दिन से मैं वापस उस स्कूल नहीं गया, और अब भी जब कोई घंटी बजती है मैं कांप जाता हूं। ओह विजय जी, अगर मैं होती आपकी जगह तो शायद पहली घंटी पर ही बेहोश हो जाती। रात के सन्नाटे में उठती ऐसी आवाजें कभी सामान्य नहीं होती। आप सभी जो सुन रहे हैं, क्या आपके स्कूल में भी ऐसी कोई घंटी बजती थी? बताइएगा जरूर। अब तैयार हो जाइए दूसरी कहानी के लिए, क्योंकि उसकी छाया थोड़ी और गहरी है। मेरा नाम पंकज मिश्रा है। मैं पिछले 10 साल से रात की शिफ्ट में एम्बुलेंस चलाता हूँ, गाजियाबाद से मेरठ रोड के बीच। मुझे डर नहीं लगता था, ना खून से, ना हादसों से, ना रात के जंगलों से। लेकिन उस रात मैं सच में मर ही गया था, या शायद अभी भी मर रहा हूं। वक्त था 2:17 AM, रात 2:17। हाईवे पर सन्नाटा था, कोहरा इतना गाढ़ा कि हेडलाइट भी थक कर बुझ जाए। अचानक वायरलेस पर आवाज आई, एक्सीडेंट, NH58, लोकेशन पास ओम ढाबा। मैं पूरा स्पीड में निकाल गया। जैसे ही ढाबे के पास पहुंचा, हेडलाइट की पीली रोशनी में मुझे कोई खड़ा दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले, हाथ बिल्कुल सीधे नीचे, और सबसे अजीब बात, वो सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने हॉर्न दिया, कुछ नहीं,
वो हिली तक नहीं। मैं ब्रेक मारने ही वाला था कि अचानक वो मेरे ठीक सामने आ गई, इतने पास कि उसकी आंखें देख सका मैं। काली, पूरी काली, जैसे खोखली, अंदर कुछ नहीं, बस अंधेरा। मैं चीखा और स्टीयरिंग मोड़ा। एम्बुलेंस साइड में फिसल रही। मैं धड़ाम से स्टीयरिंग पर गिरा। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो औरत गायब थी, बिल्कुल गायब। सड़क खाली, कोहरा चौड़ा, कुछ नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका और तभी ठक ठक ठक, किसी ने एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे पर जोर से थपथपाया। मेरी जान सूख गई। मैं कांपते हुए पीछे गया, कांच की छोटी खिड़की से झांका और वहां फिर वही औरत, लेकिन अब उसकी गर्दन मेरी खिड़की में एकदम चिपकी हुई थी। चेहरा कांच से सटा हुआ, उसके दांत लंबे, पीले और होंठ ऐसे जैसे किसी ने फाड़ दिए हो। उसकी आंखें मेरी आंखों के बिल्कुल सामने, और अचानक वो उल्टा चढ़ने लगी, कांच के फ्रेम पर ऐसे जैसे कोई मकड़ी चढ़ती है। उसका पूरा शरीर उल्टा होकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, बाल नीचे लटकते हुए, और उसकी उंगलियां लंबी, नुकीली, कांच पर स्क्रैच करती हुई। मैं भागकर ड्राइवर सीट पर आया, एम्बुलेंस स्टार्ट की, एक्सेलरेटर पूरा दबाया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आवाजें आ रही थी, ठक 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 ठक, टिक 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 टिक, जैसे वो ऊपर चढ़कर छत पर पहुंच गई हो। अचानक एक भयानक झटका लगा। औरत ऊपर से नीचे कूदी थी, छत पर, पूरे वजन से। मैं घबराकर कांच के शीशे में देखा, और जो दिखा आज भी सांस रोक देता है। वो छत पर उल्टी बैठी थी, मेरे ऊपर, आंखें पूरी काली और मुंह कान तक फटा हुआ। उसने धीरे से कहा, रुक जा। आवाज मानो सड़क के नीचे से आ रही हो। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया, स्पीड 80, फिर 100, फिर 120, और अचानक वो गायब, पूरी तरह गायब। मेरा दिल धड़क रहा था, मैं डर से पागल हो चुका था। लोकेशन पर पहुंचकर मैंने पुलिस को कहा, मैंने नहीं देखा औरत, मैं बस एक्सीडेंट के लिए आया हूं। पुलिस ने एक दूसरे को देखा, फिर हवलदार ने पूछा, कौन सी औरत? मैंने हकलाते हुए बताया, सुलझा चेहरा, खोखली आंखें, सफेद साड़ी। हवलदार ने धीरे से कहा, भाई, जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो किसी औरत का था ही नहीं। वो तो 2 ट्रकों की टक्कर थी। औरत कहां से आ गई? मैं चुप। थोड़ी देर बाद मैंने एम्बुलेंस की छत पर नजर डाली। ऊपर गहरे काले निशान थे, उंगलियों के। उस रात के बाद मैंने रात की शिफ्ट छोड़ दी, पर कभी कभी जब देर रात कोई गाड़ी तेज भागती है, मुझे लगता है वो फिर छत पर चढ़ गई है। ओह भगवान, पंकज जी की कहानी सुनकर ही मेरी सांसें अटक गई। रात के हाईवे, कोहरा और अचानक प्रकट होती ऐसी औरतें, ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये घटनाएं होती हैं, और कभी कभी ये घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। अब तैयार रहिए, अगली कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक है, इतनी कि कुछ लोग उसे पूरी सुन ही नहीं पाते। मेरा नाम निखिल है, उम्र 22 साल, मैं भोपाल से हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं इंदौर में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। शुरू में हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तो मुझे नजदीक की एक पुरानी बिल्डिंग में किराए पर कमरा मिला, कमरा नंबर 5। मकान मालिक ने कहा, लाइट पानी सब मिल जाएगा, बस कमरे में ज्यादा देर मत बैठना रात को। मैंने सोचा बूढ़ा पगला गया है, लेकिन पहली ही रात मुझे समझ आ गया, ये कमरा सामान्य नहीं था। पहली रात मैंने बैग रखा, लाइट जलाई। कमरे की दीवारें हल्के पीले दागों से भरी थीं, जैसे किसी ने गीले हाथों से टच किए हों।
खिड़की के पास एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। मैंने जैसे ही उसे बंद करने हाथ लगाया, अलमारी अंदर से खुद ब खुद धक कर बंद हो गई। मैं जम गया। मेरे हाथ तक अलमारी को छू भी नहीं पाए थे। मैंने खुद को समझाया, पुरानी लकड़ी है, हवा लगी होगी, लेकिन खिड़की बंद थी, हवा नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा, नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:17 पर अचानक कमरे में हल्की सी करवट लेने जैसी आवाज हुई, जैसे कोई बिस्तर पर दूसरी तरफ लेटा हो और हिलकर करवट बदल रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन की, पूरे कमरे में रोशनी घुमाई, कोई नहीं। लेकिन बिस्तर पर मेरे पास वाली जगह हल्की दब गई थी, जैसे कोई अदृश्य शरीर लेटा हो। मैंने हिम्मत कर खड़ा होना चाहा, तभी मेरे ठीक कान के पास से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैं पागलों की तरह बाहर भागा, अदम लड़खड़ा गए, दरवाजा खोला और गलियारे में खड़ा हो गया। सारा गलियारा सुनसान, एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैं सोच रहा था वापस जाऊं या नहीं, और तभी कमरे के अंदर से बिस्तर घसीटने की आवाज आई, आगे पीछे, तेज तेज, जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। मैं सीढ़ियां भागते भागते नीचे आकर मकान मालिक के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। बूढ़ा बाहर आया, मेरी हालत देखकर बोला, तुझे किसने बोला था अंदर सोने के लिए? मैंने चिल्लाकर कहा, अंदर कोई है, कोई सांस ले रहा है, बिस्तर पर कोई लेटा था। बूढ़ा बोला, अरे उसी के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है ना बेटा, सालों से ऐसा ही है। मेरे पैर जम गए, मैं कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़ा बोला, कमरा मत छोड़ना वरना वो बाहर आएगी। अंदर रहती है तो बस बिस्तर शेयर करती है, लेकिन बाहर आ जाए तो फिर कोई नहीं बचता। दूसरी रात मैं डर के मारे नीचे सोना चाहता था, पर बूढ़े ने कहा, अगर तू नीचे सोया वो कमरे से बाहर आ जाएगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं फिर कमरा नंबर 5 में गया। इस बार जैसे ही दरवाजा बंद किया, पूरी दीवार हल्के से कांप उठी। कमरा जैसे सांस ले रहा था। मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा, और वहां से किसी के नाखून से दीवार पर घसीटने की आवाज। खड़ खड़ खड़। मैं पीछे हट गया, बिस्तर के कोने में बैठ गया, और फिर अलमारी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। लंबी उंगलियां, काली चमड़ी और नाखून 3 इंच लंबे। वो हाथ बिस्तर की चादर पकड़कर धीरे धीरे मेरी तरफ खींचने लगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा धक्का देकर बंद किया। हाथ अंदर फंस गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो दरवाजे के पीछे ऐसे दबा था जैसे किसी को दर्द ही ना महसूस हो। उधर बिस्तर पर फिर से दबाव बनना शुरू हुआ, इस बार किसी के बैठने जैसा, और फिर धीरे धीरे मेरे बगल में लेटने जैसा। चादर अपने आप खिंचकर मेरी छाती पर आ गई, जैसे कोई मुझे ढक रहा हो। मेरे कान के पास वही आवाज, पर इस बार उस सांस में बदबू थी, सीली हुई, सड़ी हुई, जैसे कोई बहुत पुराने गीले कपड़े हों। मैं बेहोश हो गया। तीसरी रात, आखिरी रात। मैंने नीचे मकान मालिक से कहा, मुझे निकाल दो, मैं यहां मर जाऊंगा। बूढ़ा बोला, मरता तभी है जब वो बाहर आती है, अंदर रहेगी तो तू जिंदा रहेगा। मैं कांपते हुए वापस गया। कमरा बिल्कुल शांत था। मैंने सोचा, आज शायद कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही मैंने बिस्तर पर लेटना चाहा, कमरे का बल्ब फट गया। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। और फिर अलमारी अपने आप खुली, धीरे धीरे, चर्र। अंदर कोई था। इस बार मुझे उसका चेहरा दिखा। वो इंसान नहीं थी,
ना पूरी औरत, ना पूरी छाया। उसका चेहरा उल्टा था, आंखें नीचे की तरफ, नाक साइड में मुड़ी हुई और मुंह मेरी तरफ ऊपर उठा हुआ। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने फुसफुसाकर कहा, तू क्यों डरता है? तू भी तो अकेला है, मैं भी अकेली हूं। और अचानक उसने पूरा कमरा अंदर खींचना शुरू कर दिया। दीवारें सिकुड़ने लगी, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। मैं कोने में फंस गया। वो मेरे पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मेरा गाल छुआ, हाथ बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उंगलियां गर्म, जैसे खून उबल रहा हो। उसने कहा, आज तू बाहर मत जा, आज मैं बाहर जाऊंगी। मुझे कुछ याद नहीं आगे। सुबह कलेक्टर ऑफिस के चौकीदार ने मुझे बाहर सड़क पर बेहोश पाया। कमरा नंबर 5 उस रात से खाली है। मकान मालिक गायब है। और जब मैं होश में आया, मेरी हथेली पर 4 नाखूनों के गहरे जलने के निशान थे। हे भगवान, कमरा नंबर 5 की यह कहानी सुनकर मेरे हाथों में पसीना आ गया है। कुछ कमरे सिर्फ दीवारें नहीं होते, वे जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं और कभी-कभी अपने अंदर किसी को रुकने नहीं देते। अगर आप में हिम्मत है तो कमेंट में लिखिए, मैं सुन रहा हूं। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूं। अगली रात फिर मिलेंगे रेडियो 18.9 पर। शुभ रात्रि और दरवाजा बंद कर लीजिए।